फेसबुक पोस्ट में मुसलमानों को डीजे हाली पुलिस स्टेशन पर जमा होने का आह्वान किया था। मुदस्सिर अहमद ने लिखा था कि कांग्रेसी विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है। पुलिस ने इस मामले में एसडीपीआई के 2 नेताओं और तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। पुलिस तफ्तीश भी कर रही है। इस बीच नवीन के बारे में भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो आइए जरा अब परत दर परत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले यह बताना हम चाहते हैं आपको कि यह आग 5 अगस्त से ही, जी हां, 5 अगस्त से ही इस आग को जलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ एक बहाना था। बड़े पैमाने पर दंगे को भड़काने की पूरी कोशिश चल रही थी। एक गिरोह था, ऐसा लगता है, जो इसे अंजाम देना चाहता था। सबसे पहला सबूत हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। बेंगलुरु हिंसा के इस फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 11 अगस्त की रात को एक स्कूटर सवार 2 लोगों से मुलाकात करता है, सड़क पर बातचीत करता है। बातचीत के दौरान दंगाई पास से गुजर रहे होते हैं और स्कूटर पर बैठा शख्स इन 2 लोगों को और इन तमाम लोगों को पैकेट्स दे रहा है। अब इस पैकेट में, इस बंडल में या तो रुपए हो सकते हैं या फिर नशा। यह बात इसलिए सामने निकल कर आ रही है क्योंकि जो 3 लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए थे, उनमें से एक की जेब से गांजा मिला था। तो क्या नशीली पदार्थ के उन्माद में आकर ये तमाम हरकतें हो रही थी? पुलिस इस बात की तरफ लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार इस दंगे का क्या मकसद हो सकता है। दूसरा बड़ा सबूत अब आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और यह स्पष्ट सबूत यह बताएगा आपको कि आखिरकार हम किस तरह से इस बात को सामने रख रहे हैं। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है कि दंगे को लेकर डीजी हाली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने स्पष्ट कहा है कि नवीन को पकड़ने के लिए गई पुलिस टीम के पहुंचने से पहले नवीन फरार हो गया था और नवीन के घर के नीचे भीड़ धारदार हथियार लेकर खड़ी थी, यानी कि तैयारी पहले से थी। भीड़ ने पुलिस के बंदूक को छीनने की कोशिश भी की और उसके बाद पुलिस वाले से यह कहा गया कि हम आपको खत्म करने के मकसद से आए हैं, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाएगा हम वापस नहीं जाएंगे। पीएसआई राघवेंद्र की एफआईआर से स्पष्ट हो जाता है कि दंगाई पहले से ही पुलिस वाले को ही निशाना बनाने के लिए यहां पर आए थे, यानी कि धार्मिक भावनाओं के भड़कने की वजह से यह हिंसा हुई हो, यह कहना अपने आप में असंभव दिखाई देता है। पुलिस को अब तक जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर यह भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि यह सब कुछ पहले से प्लान्ड था, यानी कि प्रायोजित था। इस पूरे इलाके में मुसलमान आबादी बड़ी संख्या में है। तकरीबन 5 से 7 लाख लोग यहां पर रहते हैं और इस पूरे इलाके में 75 से 80% मुस्लिम आबादी रहती है। इस पूरे इलाके में 1 घंटे के भीतर 3 से 5 हजार लोगों को जमा करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में मुदस्सिर अहमद ने जो फेसबुक पोस्ट किया था, उससे अब आप समझ जाइए कि लोगों के एकत्रित होने में कितनी आसानी मिली होगी और कैसे सैकड़ों की भीड़ अचानक वहां पर जमा हो गई थी। उसके बाद अगला मामला क्या सामने निकल कर आता है। डीजे हाली के साथ साथ केजी हाली पुलिस स्टेशन पर भी 3 एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एक एफआईआर में बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आती है। आरोपी नंबर 7 का नाम है कलीम। आरोपी नंबर 7 है कलीम। इलाके के कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम का ये पति है। कलीम इससे पहले कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं और सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस विधायक मूर्ति से राजनीतिक साजिश और रंजिश की वजह से इन्होंने ये सारा काम किया है। श्रीनिवास मूर्ति, जिनके घर पर और दफ्तर को निशाना बनाया गया था, वो पहले जेडीएस से जुड़े हुए थे और ऐन मौके पर उन्हें कांग्रेस का टिकट दिया था। ऐसे में कांग्रेस के पार्षद जो इलाके के थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। कुल मिलाकर देखिए तो स्थिति काफी गंभीर बनती है। आइए ताजा अपडेट हमारे सहयोगी टी राघवन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है। एक बात साफ होती चली जा रही है कि सिर्फ धार्मिक संवेदना इतने बड़े पैमाने पर हुए दंगे की एकमात्र वजह नहीं हो सकती। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दंगा प्रायोजित था या फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की परिणति इस दंगे की शक्ल में सामने आई। पुलिस इन तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। आपने देखा किस तरह से कर्नाटक सरकार पहले से इसे साजिश करार दे रही है। बेंगलुरु में मंगलवार की रात को जो जबरदस्त हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुआ, बवाल हुआ, उस सब के बाद अब कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले को लेकर यह स्पष्ट कर रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराई जाती है, वैसे ही कर्नाटक सरकार भी ठोस कदम आगे बढ़ाएगी और दंगाइयों से नुकसान के भरपाई कराएगी।
कर्नाटक सरकार ने रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। दंगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो से एक एक चेहरे की पहचान हो रही है। मंगलवार की मिडनाइट में हुए बवाल में कौन क्या कर रहा था, इसके लिए फ्रेम बाय फ्रेम फुटेज की पड़ताल हो रही है। कौन आग लगा रहा था, कौन पेट्रोल फेंक रहा था, कौन पत्थर उछाल रहा था, सीसीटीवी के कैमरे में सब कुछ कैद है। यानी अब दंगाइयों की खैर नहीं, एक एक दंगाइयों की हेकड़ी को हवा करने का पूरा प्रबंध हो चुका है। जिसने सरकारी संपत्ति को जितना नुकसान पहुंचाया है, उससे उतने की वसूली होगी। ठीक वैसे ही जैसे सीएए प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में योगी सरकार ने किया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ये कठिन इम्प्लीमेंट करने के बाद नियंत्रण में हुई सीएए के संदर्भ में उस तरफ से कानून लगा करने के जरूरत है, जनाभिप्राय है। तो लोग दंगा किए हैं उसका असेट रिकवरी करने का जरूरत है। जनमत तो वही है। मतलब अब कोई भी दंगाई बच नहीं सकेगा, क्योंकि उनकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। अगर किसी ने रिकवरी का पैसा नहीं चुकाया तो यूपी की तरह कुर्की की कार्रवाई होगी। साफ है, अब हर दंगाई का चेहरा सामने आने वाला है। बुधवार को देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें यह तय किया गया कि फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस हिंसा की जांच करेंगे। गृह मंत्री नुकसान का आकलन करेंगे। बड़े पैमाने पर दंगाइयों का सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। जिसने भी बेंगलुरु में आधी रात को आगजनी की, तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया, सरकारी संपत्ति को तहस नहस किया, उस नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों की जेब से की जाएगी। दरअसल 11 अगस्त को जो कुछ हुआ वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। हम इस बात को बड़े पुख्ते तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि टाइमलाइन बताता है कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। शाम 5 बजे के आसपास पोस्ट वायरल होता है। शाम 6 बजे के आसपास केस दर्ज कराने के लिए लोग पहुंचते हैं थाने में और डीजी हाली थाने के सामने लगातार भीड़ जमा हो जानी शुरू हो जाती है। 7:45 पर पुलिस की टीम नवीन की तलाश में उसके घर पहुंचती है। रात 8 बजे पुलिस की टीम नवीन के घर पहुंचती है और तब पता चलता है कि नवीन वहां से भाग चुका है। लेकिन तब तक, यानी कि रात 8 बजे तक लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में नवीन के घर के बाहर खड़ी थी। नवीन घर में नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो भीड़ थी वो बता रही है कि महज 3 घंटे के भीतर वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हो गए। रात 9 बजे तक जिस तरह से वहां पर भीड़ आगे बढ़ रही थी, यह लगातार सामने बता रहा था कि हमला बस होने ही वाला है। 9:30 बजे तक हमले की शुरुआत हो जाती है। 9:45 पर थाने पर हमला शुरू होता है। 10 बजे विधायक के घर पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आप बस इस क्रोनोलॉजी को पढ़ते चले जाइए और इसके आधार पर आप समझ जाएंगे, स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ पहले से तय था। इसे बिल्कुल भी आप ये नहीं कहा जा सकता कि पोस्ट के वायरल होने के बाद रिएक्शन हुआ। बिल्कुल नहीं, रिएक्शन नहीं था। रात 12 बजे से पहले लगभग पूरे आसपास के इलाके में सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। 2 पुलिस स्टेशन, 1 विधायक का घर। जाहिर सी बात है, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये पहले से सुनियोजित तरीके से प्लान्ड तरीका था। अब आइए आपको दिखाते हैं, एक पुरानी कहावत है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गाना भी बना हुआ है इसके ऊपर। भाई, हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सीने पर सांप क्यों लौटने लगता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बेंगलुरु हिंसा और उसके साथ साथ दिल्ली में दंगों को लेकर भी अपनी टिप्पणी की थी। बेंगलुरु हिंसा पर उनका कहना है कि यह संघ परिवार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। समझ में नहीं आता कि आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरान अपने दिमाग से सोचते हैं या घुटने से। इमरान खान के जिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रोटी के बदले धर्म छीना जाता हो, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता हो, इमरान के जिस पाकिस्तान में आस्था और श्रद्धा में नफरत का जहर घोलने को ही जमहूरियत करार दिया जाता हो, वो पाकिस्तान बेंगलुरु हिंसा पर भारत को नसीहत दे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। इमरान के जिस पाकिस्तान की जमीन पर धर्म के नाम पर पाप होता हो,
उसी इमरान सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि उसने भारत के साथ इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक विरोध दर्ज करवाया है। पाकिस्तान ने इस हिंसा को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में धार्मिक घृणा अपराध की बढ़ती घटनाएं आरएसएस बीजेपी गठबंधन की कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट ने मुसलमानों को आहत किया है और भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के बढ़ते इस्लामोफोबिया और लक्ष्यीकरण को दर्शाता है। भारतीय पुलिस ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस घृणित अपराध को रोकने की बजाय बल प्रयोग किया। कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों को मार डाला और कई और को घायल कर दिया। एक और अन्याय के रूप में इलाके में मुस्लिम समुदाय को कथित तौर पर बर्बरता और पुलिस कर्मियों पर हमले के लिए झूठा आरोपी ठहराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते ज्वार के खिलाफ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण और धार्मिक अधिकारों के लिए व्यवहारिक कदम सुनिश्चित करना चाहिए। वैसे पाकिस्तान का यह पैतरा कोई नया नहीं है, वही है। वहां के वजीर आजम इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी ये राग अलाप चुके हैं। कहावत की भाषा में कहें तो इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बेंगलुरु दंगे के साक्ष्य साफ साफ बता रहे हैं कि दंगा प्री प्लान था। पाकिस्तान पहले अपना मुंह तो आईने में देख ले, क्योंकि पाकिस्तान की माइनॉरिटी पर टॉर्चर की मिस्ट्री बहुत पुरानी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर। पिछले 73 सालों में जो देश में नहीं हुआ वो 15 अगस्त को होने जा रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा तो फहराएंगे, भाषण भी उनका होगा, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से लाल किले पर होने वाले जश्न की तस्वीरें बिल्कुल भिन्न होंगी। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि वाकई में लाल किले पर जश्न मनाया जा रहा है। मास्क लगे हुए लोग वहां पर बैठे मिलेंगे। कार्यक्रम में 10 से ज्यादा मंत्रियों को शामिल नहीं किया जा रहा। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो कि तकरीबन 170 हैं हिंदुस्तान में और खास करके दिल्ली में, उनमें से महज 10 डिप्लोमेट्स को आमंत्रित किया जाएगा। राजनीतिक अतिथियों को भी आमंत्रित तो किया जाएगा, लेकिन शायद बहुत कम संख्या उनकी होगी। दूसरी तरफ पूरे समारोह में 120 मेहमान ही होंगे और पहले के मुकाबले बच्चों की संख्या भी बहुत कम होगी। यहां तक कि सैन्य मौजूदगी भी लगभग न के बराबर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया जाएगा उसमें सिर्फ 22 जवान शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। कोरोना की वजह से हर कोई जो कि मार्च पास्ट भी करता होगा वो भी मास्क पहनकर खड़ा होगा। इस पूरे ग्राउंड में जहां आमतौर पर तकरीबन 3500 बच्चे शामिल हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दरअसल ये चित परिचित स्टाइल थी कि जैसे ही वो अपना भाषण खत्म करते थे, बाहर निकलते थे, गाड़ी रुकती थी और प्रधानमंत्री उतरते ही बच्चों के साथ गले मिलते थे, बातचीत करते थे, सेल्फीज का एक दौर होता था। ये कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि बच्चों के साथ मिलना संभव नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम में बहुत कुछ नहीं होगा जो आज से 73 साल तक लगातार होता चला आया है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी का भाषण होगा, ध्वजारोहण होगा और देश आजादी जरूर मनाएगा। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आखिरकार क्यों दरक रहे हैं हमारे पहाड़, क्यों विलुप्त हो रहे हैं हमारे पहाड़ और क्यों बारिश का हो रहा है इतना बड़ा कहर। बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ी इलाकों में बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक नदियां उफान पर हैं और पहाड़ खिसक खिसक कर टूट कर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। लेकिन पहाड़ों पर कुदरती मार ऐसी क्यों पड़ रही है, ये देखने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब पहाड़ों पर आसमानी आफत बरसती है तो चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं तो चट्टानें खिसकने लगती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, घरों में घुसा पानी लोगों का चैन और सुकून छीन लेता है। हर साल मॉनसून आता है, बारिश होती है और इसी के साथ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी होती है। लैंडस्लाइड से होने वाली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन पहाड़ों पर यह मुसीबत क्यों आती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम आपको बताएंगे और समझाएंगे।
उससे पहले उत्तराखंड के बागेश्वर की इन तस्वीरों को देखिए। जहां कुछ देर पहले सड़क हुआ करती थी, वहां अब मलबे का ढेर है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। बरसाती नदी के ऊपर बना ये पुल टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने को मजबूर हैं। चट्टानों से मिट्टी खिसकी तो ये मलबा इस कार के ऊपर आ गिरा। बागेश्वर में नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बागेश्वर जैसा मंजर पिथौरागढ़ में भी दिख रहा है। लगातार बारिश का असर कुछ ऐसा है कि नदी अपने किनारों को तोड़ने पर आमादा है। अब जरा लैंडस्लाइड का मंजर देखिए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच दर्जनों लोग फंसे थे। ये खुशनसीब हैं कि लैंडस्लाइड की जद में नहीं है, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। उत्तरकाशी में बारिश हुई तो भारी भरकम पहाड़ मलबे के ढेर में तब्दील होकर कुछ इस तरह हाईवे पर बिखर गया। आए दिन यहां लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जाता है। उत्तरकाशी की तरह चमोली में भी लैंडस्लाइड ने हाईवे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ को जाने वाली सड़क का नामो निशान तक मिट चुका है। आखिर क्यों है कि पहाड़ हर साल दरकते चले जाते हैं, भूस्खलन बड़े पैमाने पर होता है और सब कुछ जो हम बनाते हैं वो तबाह हो जाता है? दरअसल की वजह बड़ी स्पष्ट है। पिछले कुछ सालों से पहाड़ों में रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी आवश्यकता भी है, जिसकी वजह से मिट्टी की कटाई होती है और कई बार एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यह वजह है कि पहाड़ों के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें बड़े दिक्कतें आ जाती हैं। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि अब पेड़ न के बराबर हैं। ऐसे में पेड़ की वजह से जो मिट्टी बंधी हुई रहती थी वो मिट्टी अब बंधी नहीं रहती और जैसे ही बारिश होती है ये मिट्टी लैंडस्लाइड की शक्ल में, कीचड़ की शक्ल में सड़क पर या बाकी जगह नीचे बहता चला जाता है। और पहाड़ों पर बांध का न होना अपने आप में बहुत बड़ी असुरक्षा का मामला भी है, क्योंकि इसकी वजह से बहते पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि नदियों में जो बारिश का पानी इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित होता है उसे भी हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड और भूस्खलन की वजह से स्थिति बहुत खराब है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में तो सिर्फ अनियमितता की वजह से और सिर्फ लापरवाही की वजह से सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के किसी भी अंडरपास की तरफ आप अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको सिर्फ यही दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कि जलमग्न शहर में रहने के लिए मजबूर हैं लोग। यहां तक कि दिल्ली वासियों ने अपने आप को बाहर निकालने के लिए, पानी से बचाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। बैलगाड़ी भी फिसल गई और लोग गिर गए क्योंकि इतने ज्यादा उसके ऊपर बैठे हुए थे। स्थिति बड़ी विकट होती चली जा रही है। पुलिस भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पानी का जमाव और जल भराव इतना ज्यादा है कि पुलिस की गाड़ियां फंस जाती हैं और लोग उन्हें बाहर निकालते हैं। यह तो स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। बने रहिए हमारे साथ। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। जयपुर से क्या है बड़ी खबर, इस छोटे से ब्रेक के बाद।